राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और जेड इफेक्टिव 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 न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। वो एक रूल था, उसका नाम है स्लेटर रूल। और साथ में क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें से एक पार्ट कवर करेंगे आज, वो है वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, एकदम बढ़िया, मजा आएगा तुम्हें नोट्स लिखने के अंदर भी और समझने के अंदर भी। तो अपन आते हैं स्लेटर रूल के ऊपर। तो दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको, स्लेटर रूल को। पहला वाला क्या है, तो पहले वाला कैलकुलेशन करते हैं अपन स्लेटर रूल की एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 पॉइंट है, वो तुम्हें याद रखने हैं। क्या क्या, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर रूल के लिए पहला फाइंड करेंगे अपन एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन। उन पे अपन स्लेटर रूल से सिग्मा स्किनिंग इफेक्ट की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। क्या चीज़ है, सबसे पहले तुम्हें इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मतलब 1s लिखा, 2s और 2p को साथ में लिखना है, क्योंकि उनकी वैल्यू सेम होती है, एस और पी की। फिर 3s 3p का साथ में लिखना है वैल्यू। फिर 3d को अलग रखना है। फिर 4s 4p को साथ में रखना है। फिर 4d 4f, इस तरह से। समझ गए। मतलब बेसिकली यहाँ पे चीज़ क्या है, एस और पी के जो पेयर है उसको साथ में रखना है। 4s 4p, 3s 3p, 2s 2p, इनको पहला पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से अरेंज करेंगे अपन, ठीक। दूसरा, ग्रुपिंग राइट टू एन एस एन पी। एस का हो या पी का, उसके जो राइट में जो भी आ रहा है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। लेटर के अकॉर्डिंग उसको नेग्लेक्ट करना है। कल वाली क्लास में भी आया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था तुम्हें कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का स्किनिंग इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देते, 0 होता है, ऑलमोस्ट होता नहीं है, नेग्लेक्ट कर देते। और तुमसे क्वेश्चन पूछा था क्यों। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, एन एस एन पी के जो राइट में आएंगे उनकी वैल्यू काउंट नहीं करनी, ठीक। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरा पॉइंट, ऑल द एन एस एन पी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 0.35 टूवर्ड्स सिग्मा। मतलब उसी सेल के एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.35। ये याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक। लेकिन जब बात आएगी हीलियम के लिए तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.3 रखना है। हीलियम के लिए कितना, 0.3। और क्या, एन एस एन पी के अलावा जो n-1 वाली है उसको बोलते हैं अपन पेनल्टीमेट सेल, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.85। अंदर वाली सेल का कितना, 0.85। और उसके और अंदर इनर पेनल्टीमेट और सब कुछ मिला के ऑल द रेस्ट जितने बच गए उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना। तो तुम्हें तीन वैल्यू याद रखनी है। पहला, एन एस एन पी उसी सेल के है तो उसी सेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35, ठीक। उससे एक अंदर वाली सेल है n-1, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 0.85। और उसके और अंदर वाली जितनी भी सेल्स है उन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रखना है, 1। ये इतना ही क्यों रखा, क्यों, प्लेटन ने बताया। उसके रूल के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तुम्हारा या मेरा रूल नहीं चल रहा कि सर यही क्यों रखा। बेचारे ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारी मेहनत की थी, उसके बाद में उसने वैल्यू दी थी। समझ गए। हीलियम के लिए आएगा तो कितना, 0.3। अब एक पॉइंट सुन लो इधर अच्छे से, ताकि तुम बाद में मेरे को डाउट नहीं पूछो। वो ये है, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, अपन उससे बना देते, अपने पास है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से बनाते सेल। दो तीन बनाते हैं अपन अलग अलग, ताकि वहाँ से उठा के ले जाएंगे अपन। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस था, ये इसकी फर्स्ट सेल है, फिर ये सेकंड सेल आ गई, और ये लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे थर्ड सेल, ठीक है। दिख रहा होगा तुम्हें अच्छे से। इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही है। एक और बना देते हैं, जैसे एक और बना दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने बनाया सोडियम का, जिसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जरा थोड़ा सोच के बताना मेरे को, ये जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल वाला, उसको थर्ड सेल में कोई और इलेक्ट्रॉन है रिपल्सन करने के लिए, नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये जो थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन है एक ही है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल कर सकता है, बोलो। क्या कोई इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल कर सकता है, नहीं सर। रिपल्सन करने की चाहते दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ गए। इसका मतलब थर्ड सेल का ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अपन वैल्यू फाइंड करेंगे,
लेकिन खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 0, क्योंकि ये खुद खुद को रिपेल नहीं कर सकता। समझ गए? तो इसको रिपल्सन करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन है सर, इसके अंदर वाले 8 तो ये, और उसके और अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और देखना, अब सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो सबसे आउटर मोस्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है। स्लैटर रूल से सिग्मा अपन क्या करते हैं, वैलेंस सेल के या किसी भी सेल के किसी एक इलेक्ट्रॉन में वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो जैसे मुझे इसी इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, ये इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन को उसकी सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे सर, एक। कौन सा, ये वाला, इधर वाला। इलेक्ट्रॉन 2 है, अपन वैल्यू किसी एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे, तो किसी एक को रिपेल करने वाला कितना, उसके अलावा जो बच गया वो सब, तो उसकी सेल में एक बच गया। तो आउटर मोस्ट में तुम्हें इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हैं, लेकिन रिपल्सन किसी एक पे निकाल रहे हैं, तो काउंट एक का ही करना है। ठीक, बाकी अंदर वाले वो सब रिपेल करेंगे। ये समझ में आया, इसका अपने काम पड़ने वाला है। तो ये रूल्स याद हो गए, वैल्यू याद होगी। उसी सेल के एन एस एन पी का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35, n-1 का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85, और ऑल इनर कितना आएगा, 1। हीलियम आएगा तो 0.3 कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, एक मैं कर रहा हूँ, एक तुम करोगे, सीधा सा अपना। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीशियम का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। और उसने कहा था कैसे पेयर बना के लिखो, इस तरह से लिखा था अपन ने पहले भी। हाँ, तो अपन ने ऐसे लिख दिया। ठीक है सर, ये लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल नंबर 1। अब क्या करना है मेरे को, सिग्मा भी चाहिए और जेड इफेक्टिव भी चाहिए, यही चाहिए, सिग्मा भी चाहिए और जेड इफेक्टिव। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, या एलिमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सिग्मा लिख देता हूँ एन एस और एन पी की वजह से, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक, फिर यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा n-1 सेल की वजह से, और सिग्मा n-2 एंड ऑल। तो मैं n-2 ने लिख के ऑल लिख देता हूँ यहाँ पे, सिग्मा रिमेनिंग ऑल इनर। उससे निकाल दूंगा मैं टोटल सिग्मा कितना है, फिर निकाल दूंगा मैं यहाँ पे जेड इफेक्टिव। आराम से देखना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। मैं इस तरह से कॉलम बना दिया, बीच में लाइन खींच दूँ क्या, बोलो। हाँ सर, लाइन थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा, एकदम व्यवस्थित। बीच में मैंने लाइन खींच दी ताकि तुम्हें थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखा पाऊँ मैं। ठीक है, एक यहाँ भी खींच लेते हैं अपन ऐसे। हाँ, अब बात करते हैं। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा फाइंड करना मुझे एन एस एन पी की वजह से। तो सर एन एस एन पी मतलब आउटर मोस्ट वाले। सर ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है सर, क्वेश्चन पूछा 3s पे पूछा और 2p पे पूछा है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। तो पहले मैं बात करता हूँ 3s की। पहले किसके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 3s के लिए, फर्स्ट पार्ट 3s पे कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। ठीक है, 3s का है सर यहाँ पे, आउटर मोस्ट सेल मेरी होगी ये है एन एस एन पी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2, लेकिन किसी एक पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिपल्सन करने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो वैल्यू सिग्मा कितना आया, 1 × 0.35। ये सर कहाँ से है, पहले वाली याद किया तुमने अभी। फिर n-1 उसके अंदर वाली सेल, वो है सेकंड सेल ये, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 8। तो 8 इंटू उस एक का कॉन्ट्रीब्यूशन था 0.85, अभी थोड़ी देर पहले किया था, 8 × 0.85। ठीक, तो सिग्मा ऑल इनर, इसके और अंदर बच गया वो सर, इसके अंदर बच गए 2, उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सर आएगा 2 × 1। यहाँ तक ठीक है क्या। मेन चीज़ होती है कि सर यहाँ 1 क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन तुम्हें 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना लिखा मैंने, 1। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन ये जो सिग्मा की वैल्यू किसी एक इलेक्ट्रॉन में फाइंड कर रहे हैं, तो उस एक को रिपेल करने वाले कितने बच गए, एक ही तो बचा। इधर ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से कर दिया। ठीक है सर, ये तो हो गया 0.35। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ, 8×5 = 40, 4 बच गया, 8×8 = 64, 64 और 4 कितना हो गया, 68, मतलब 6.8। ये लिखा है, अब ऐड कर दो, और ये है यहाँ पे 2। तो सर ये 0.35, ये 6.8 और ये 2, तो पहले इनको ऐड कर दिया मैंने, ये हो गया 8.8। ठीक है, 8.8 और ये 0.35 कितना हो गया, बोलो। 8.8 था और ये है 0.35, तो सर ये हो गया अपने पास टोटल सिग्मा।
या लिख देता हूँ मैं टोटल। तो सर ये 0.5, 8, 9, 10, 11 और ये 9, 9.15। अब चाहिए कि मेरे को जेड इफेक्टिव कैसे निकल जेड इफेक्टिव? जेड में से सिग्मा को माइनस कर दो। जेड कितना? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे। कितना? 12। तो 12 में से माइनस कर दो इसको। 12 माइनस 9.15 कितना आएगा बोलो? 2.85। सही लिखा है? 2 पॉइंट। बस तो शायद ये कैलकुलेशन अगर सही किया है तो आंसर सही है तुम्हारा। कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर सही है। चेक कर लेना वापस। 9, 11 और 12। बस यही काम था। सर अब बताओ 2p पे बताओ। 2p पे किस पे? 2p पे। तो चलो सेकंड पार्ट में यही कर रहा हूँ आपकी बार। किस पे कैलकुलेशन करनी है मेरे को? 2p वाले पे। ठीक है सर 2p तो यहाँ पे है। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। पॉइंट नंबर देखना ये वाला। ग्रुप राइट टू एन एस एन पी डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिग्मा, राइट वाला कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है। ज़्यादा पीछे आ गई क्या? थोड़ा आगे चलते हैं वापस। तो इसका मतलब अब इसकी जरूरत मेरे को नहीं है। अब बताओ यहाँ पे इसके अंदर कितने हैं? पी के अंदर 6। 6 है। देखो इनका सेम एनर्जी लेवल है तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब किसी एक पी पे काउंट करना है तो उस सेल के कितने इलेक्ट्रॉन उस पी के एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे? सर 8 है। रिपेल करने वाले कितने? 7। कितने? 7। तो क्या आएगा? 7 इंटू उसी के तो 0.35। अब ये जो सेल है मेरे लिए वो यहाँ पे बिहेव करेगी एन एस एन पी की तरह, क्योंकि मैं इसका फाइंड करना है तो उसको भूल जाओ। पीछे वाला को, पीछे वाला कुछ भी नहीं, छोड़ दो उसको। तो यहाँ से टोटल 8 दिख रहे थे, रिपेल करने वाले कितने हुए? 7। तो 7 इंटू 0.35। फिर इसके अंदर ये बन गया मेरे लिए n-1, तो कितने? 2। तो 2 इंटू 0.85। ठीक। ऑल इनर। अब यहाँ पे ये इररिलेवेंट है ही नहीं, जीरो, क्योंकि इसके और अंदर है ही नहीं। ठीक है सर। ये आंसर बताओ कितना आया? तो ये हो गया 7 5 जा 35। 5 बच गया, 3 बच गए, 7 3 जा 21 और ये हो गया 24। पॉइंट लगाया अपन ने 2.45। सही लिखा है? 2.45। ये कितना हो रहा है यहाँ पे देखो? या हो रहा है ये 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 और एक 17, 1। टोटल कितना हो गया सर? ये है 2.45, ये है 2.45 और ये है 1.70। तो सर टोटल बताओ यहाँ पे। ये तो हो गया सर 5। थोड़ा नीचे लिख देते, मिक्स नहीं हो जाएगा। ये 5, फिर ये 7 और 4, 11 और 2 3 और 4। सही लिखा है? 7 4 11 2 3 और 4। अब बताओ सर इसका जेड इफेक्टिव। तो सर एटॉमिक नंबर कितना जितना है उतना ही काउंट करना है। कितना सर? 12 ही काउंट करेंगे। माइनस 4.15 कितनी आएगी वैल्यू? माइनस करो जरा, डायरेक्ट ही कर दो इसको। तो अब 7.85, 7.85। समझ गए? तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना था। तो जिस पे पूछे वहां तक देखना, उसके आगे वाला कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दिया तो इसको क्या कर दिया अपन ने? नेग्लेक्ट कर दिया, ये है ही नहीं इसका मतलब। तो ये भी हो, ये जो भी था ये मेरे लिए बन गई एन सेल। ठीक है। तो एन सेल में 7 बच गए। ये बन गया n-1, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया 2। उसके अलावा ये बचा ही नहीं मेरे पास, तो बस इनका सम कर दिया मैंने। यहाँ पे जो भी आ रहा है मेरे पास वो आ गया। 12 में से माइनस कर दिया, जेड इफेक्टिव आ गया। समझ गए? इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये वाला। अभी का अभी करो, एज इट इज सिमिलर तरीके से तुम्हें करना है अभी का अभी। ठीक है। बाद वाला हैबिट डेवलप नहीं करने के, सब बाद में करूंगा, अभी करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर ये जेड ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो एस का हो पी का हो, अगर इलेक्ट्रॉन एस के या पी में से है तो वही रूल चलेगा। तो एक काम करेंगे अपन जेड के लिए, पहले क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते क्या? बोलो, बताओ वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। कितना आएगा 3d में? बताओ सर 3d में कितना आएगा? वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 3 है तो 3d 3। अब बात आती है क्या सर आपने वो सही तरीके से लिखा है इसको जैसा फ्लैटर ने अरेंज करने का बोला था? बताओ जरा। फ्लैटर क्या बोल रहा था सर? 1s लिखा, 2s 2p को साथ में रखो, 3s 3p रखो, फिर 3d रखना है।
थर्ड के सेल तीनों खत्म होने चाहिए, फिर ही 4 शुरू हो रहा है, फिर 4s 4p फिर 4d 4f, 4 के चारों सेल सब सेल खत्म हो जाएंगे फिर आएगा 5। तो इसका मतलब 3s 3p के बाद में मेरे को 3d लिखना है। क्या रखना है? 3d। समझ गए? फिर आएगा 4s। बस इसको फॉलो करना अपन को। तो चलो सर यहाँ रख के देखते हैं अपन जरा। तो यहाँ क्या गड़बड़ की अपन ने? सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 2s 2p साथ में, बहुत बढ़िया। 3s 3p साथ में, ठीक है। बट सर यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया। तो 3d 3 को आगे लाओ, 3d 3 को आगे लाओ, और 4s 2 को यहाँ ले आओ। समझ गए? बस ये थोड़ा चेंज था, वो तुम्हें बताना था, बाकी ये हो गया। अब जरा सर वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो यहाँ पे एलिमेंट है वैनेडियम, फिर यहाँ पे सिग्मा किसका? एन एस और एन पी वाले अगर इलेक्ट्रॉन है तो, फिर सिग्मा किसका? n-1 का, फिर सिग्मा किसका? ऑल इनर, उसके ऑल अंदर वाली सेल का, फिर से सिग्मा टोटल, और फिर फिर लास्ट में आ जाएगा जेड इफेक्टिव। यही करना है। तो चलो कर लेते हैं। वेनेडियम कितने नंबर पे आता है? तो वेनेडियम आता है 23 पे। स्कैंडियम 13 है, वेनेडियम 23 पे। ठीक है सर। सिग्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन NS-NP की वजह से, मतलब मुझे फाइंड करना 4s पे, ये 4s ये रहा। तो 4s में इलेक्ट्रॉन दिख रहे दो, लेकिन किसी एक पे फाइंड करना है, तो कितना आएगा? 1। तो 1 × 0.35। समझ गए? ठीक है सर। अब है n-1, ये फोर्थ सेल है, तो फोर्थ से अंदर वाली कितनी होगी सर? फोर्थ से अंदर वाली ये तीनों एक ही काउंट होगी। ये जब n सेल बन गई तो ये n-1 है। अब n-1 में s p d सब एक साथ काउंट होने वाला है। तो कितने हो गए सर? ये 2 6 और 3। तो 6 7 8 9 10 11, 11 बज गई है। तो 11 × 0.85। ये समझ में आया? यहाँ पे 11 क्यों है? इसको अलग अलग ट्रीट नहीं लिखना, ऐसे है। काउंट तो n-1 का होगा, क्योंकि n-1 काउंट कर रहे हैं। ये भी सब n-1 है, ये 4 होने पे ये तीनों n-1 का पार्ट है। तो 6 2 और 3, ठीक है, 11। फिर ऑल इनर, बचे हुए सब, बचे हुए सब में ये सब आ जाएंगे। ऑल इनर मतलब n-2 n-3 जितना भी है सब। तो 6 2 और 2 कितने हो गए? 6 7 8 9 10। तो 10 × 1। तो सर ये तो है 0.35, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। ये कितना है? 0.35। सर इसका मल्टीप्लाई करना 11 × 0.85, कितना आएगा बताओ? 85। 85, ये हो गया 5। 8 5 ज़ा 8 और 5 13, 9 9 3, और पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो 9.35। ये है यहाँ पे 10। तीनों का टोटल करो, 9.35 0.35 और 10। तो सर ये हो गया 550, 7, और कितना हो गया? 19। तो मेरे तो आ रहा है ये टोटल आने पे 19.70। अब क्या करें सर? जेड इफेक्टिव निकाले। क्या करेंगे? जेड में से माइनस कर देंगे। जेड में से माइनस, जेड कितना सर? 23, एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, माइनस 19.70। तो ये आ गया अपने पास कितना? बोलो। 3.30, 19 20 21 22, और ये मिलकर हो जाएगा 23। बट कई एडिशन सब्ट्रैक्शन मिस्टेक नहीं की हो बस, अदरवाइज तो पूरा सही है। तो इस तरह से ये अपना हो गया आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन एस ब्लॉक का हो, पी का हो, डी का हो, तुम्हें तो ये अरेंज करना है। फिर देखना है कि एस के लिए अभी जो पढ़ा है वो एस के लिए पढ़ा, एस और पी के लिए तरीका मैंने सिखा दिया। इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। कई टाइपिंग ये लिखने में कोई मिस्टेक है तो देख लेना तुम। अब ऐसे एक दो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ अभी, वो तुम करो। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज सिमिलर तरीके से करना है, कोई चेंज नहीं है। किसके लिए करना है? एफ के लिए, वही 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अभी का अभी करके तुम मुझे आंसर कमेंट करो कि सिग्मा कितना और जेड इफेक्टिव कितना, दोनों इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। समझ गए? अब ये कुछ एलिमेंट थे फर्स्ट 1 से लेके 10 तक, उनकी मैंने वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से तुम। जैसे 1s1 है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई किसी खुद को रिपेल तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा की 0। तो जेड इफेक्टिव 1 - 0 मतलब 1। ठीक। हीलियम के लिए पॉइंट लिखा थोड़ी देर पहले, क्या था? हीलियम के लिए 0.3 था। हीलियम में इलेक्ट्रॉन तो 2 है, लेकिन किसी एक पे फाइंड करेंगे तो रिपेल करने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 × 0.3। हीलियम के अलावा बाकी सब जगह 0.35 है। समझ गए? याद रखना है स्लेटर का रूल। तो ये सर 0.3 2 में से माइनस कर दिया, बच गया 1.7। ऐसे लिथियम का फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा।
अब आउटर मोस्ट कौन है, 2s, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई खुद तो रिपल नहीं करेगा, तो ns वालों का जीरो, अंदर वाले दो, तो 2 × 0.85, टोटल आ गया 1.7, 3 में से माइनस कर दिया, ये आ गया 1.3। ऐसे बेरिलियम का आउटर मोस्ट देखा 2s2, तो एक इलेक्ट्रॉन s का 2s का, तो 1 × 0.35, अंदर वाले दो तो 2 × 0.5। ऐसे करके मैंने पूरी टेबल कंप्लीट कर दी है, एक बार देख लो। कहीं अगर तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो तुम नीचे कमेंट कर देना एक बार। मैंने ही कैलकुलेशन किया तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ऐसी कोई नॉर्मल चीज़ है मिस्टेक होना। देख लो इसको तुम एक बार, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, ऐसा ही सेम एज इट इज मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ। देखो, अपन 50-50 चलेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो एक क्वेश्चन तुम्हें भी करना है। एक वीडियो बनाई थी मैंने, देखी होगी तुमने, DIKW। अभी क्वेश्चन करने के लिए बोला, मतलब अभी करना है, रीज़न ताकि इन्फॉर्मेशन तुम्हारी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए, समझ गए। तो ये जल्दी से करो, लिख दो एक बार, फोटो खींच लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। तो मैं होमवर्क बताता हूँ मैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये वाली टेबल कंप्लीट करनी है। ये डी ब्लॉक की, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली सेम तरीका फॉलो करना है। NSNP का n-1 का, फिर n-2 और सब इधर आके, फिर टोटल और जेड इफेक्टिव। प्रोसेस एकदम एज इट इज सेम है, कहीं कोई कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करो। एक तो ये, एक और टेबल कंप्लीट करनी है। कौन सी, ये वाली, जो एक ग्रुप की है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तरीका वही है, आउटर मोस्ट से फाइंड करना है NS NP में से, समझ गए। अब एक बात सुन लो, अभी ये तुम अभी के अभी कर दो, क्योंकि इसके टेबल का जो रिजल्ट आएगा वो मुझे थोड़ी देर बाद में जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर तुम स्किप कर रहे हो इस चीज़ को कि नहीं से बाद में कर दूंगा, क्या मतलब है चीज़ का, तो बेटा रिजल्ट बताऊंगा वहाँ तुम तुम्हें कंपेयर कर नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी करो, इसका मतलब उसका रिक्वायरमेंट है, समझ गए। ये दोनों टेबल अभी कंप्लीट करो, अभी क्या अभी। टोटल सिग्मा कितना आ रहा है और जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है। प्रोसेस क्या है, एज इट इज स्लेटर के रूल को फॉलो करना है NSNP के लिए, ठीक है। मैं कंक्लूजन डिराइव करूंगा इनसे, इसलिए मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है ताकि तुम कर लो अभी से अभी। चले आगे, तो अभी चलते हैं अपन आगे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो ये एस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, पी वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ND और NF के इलेक्ट्रॉन के लिए। अब डी का इलेक्ट्रॉन हो या एफ का इलेक्ट्रॉन हो, तरीका ऑलमोस्ट वैसा है, थोड़ा चेंज है। क्या करना है, पहला पॉइंट एज इट इज सेम है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हुई, 2s 2p 2p, 3s 3p, 3d, फिर 4s 4p, इस तरह से, तरीका सेम। दूसरा, इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द ND और NF। अब ND और F की बात कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वही सेम रूल है, कोई चेंज नहीं। तीसरा, ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ ND and NF कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35। हाँ सर, ये तो वो नहीं है, ये भी पॉइंट सेम है। उसी सेल के कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहना, 0.35, ठीक है सर। ऑल इनर इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट 1। उसके वहां पे दो पॉइंट थे, 0.85 और 1, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो जब ND और NF का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो उसी सेल का तो 0.35, और उसके अंदर वाली जितनी भी सेल है सबका, सबका 1, समझ गए। इनको याद करो जल्दी से, उसी सेल का 0.35 और अंदर वाली सब सेल का 1। कब, जब D और F इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हो शिल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू तब। एक क्वेश्चन देके करवाता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर चलेंगे इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव और सिग्मा किसके लिए, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए, निकल के। अपन ने पहले किया था वेनेडियम का, वो 4s के लिए किया था, अब 3D के लिए। तो सबसे पहला तरीका क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप तो। पहला रूल सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के लिए, बोलो क्या लिखो सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 आता है, लेकिन आगे नहीं, बाद में आएगा वो। 4s2 को मैंने यहाँ लिख दिया, इससे पहले 3D। अब निकल में कितने आएंगे बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, 8 पे आता है, लिख दिया। तो सर इसको ग्रुप बना के लिखो ना ऐसे, हाँ ग्रुप बना के लिख दिया मैंने, जैसा बोला था स्लेटन ने अपने को। ठीक है सर, ग्रुप बना के लिख दिया। अब किसका फाइंड करना है सर, ये कह रहा है 3D का फाइंड करना है, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब आगे वाला इसका रोल नहीं है अब, ठीक है। क्रॉस का मतलब गलत नहीं है, क्रॉस का मतलब रोल नहीं है इसका, क्योंकि सेकंड पॉइंट, जहाँ का फाइंड करना उसके बाद वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, तो उसको तो भूल जाओ। ठीक है सर, टेबल बना दे क्या, बोलो सर, या एलिमेंट लिख दो आप, फिर सिग्मा
एन डी की वजह से या एन एफ की वजह से, अब सिर्फ डी की बात हो रही है यहाँ पे तो एन डी, फिर सिग्मा ऑफ एन माइनस वन सेल की वजह से, और अदर सब आ गया इसके अंदर, एंड ऑल, एन माइनस वन से लेके अंदर वाले सब, फिर आएगा टोटल सिग्मा और टोटल जेड इफेक्टिव। याद देख लो पॉइंट एक बार वापस, तो मैं कन्फ्यूजन हो सकता है। एन डी एन एफ का काउंट करना है, उसका 0.35, अंदर वाले सब का ऑल इंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एन माइनस वन एंड ऑल सब यही पे आ गया। सर निकल का एन डी एन डी एन डी एन डी ये रहा, इस सेल की बात हो रही है, डी के इलेक्ट्रॉन, तो एन डी और एन एफ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 0.35। तो डी में सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी में है 8 इलेक्ट्रॉन, काउंट कितने होंगे जो रिपल्सन क्रिएट करेंगे किसी एक पे, 7। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 7 इंटू 0.35। ठीक है, अब सबको 7 नहीं मानना है, तीनों को काउंट मत कर देना कि सर 8 प्लस 6 प्लस 2 वो कर दो, नहीं, क्यों नहीं करना। लेटर ने बोला इसको, सुन लो ध्यान से तुम, यार लिख रखा इलेक्ट्रॉन राइट ऑफ एन डी एन एफ, दूसरा ये थर्ड पॉइंट देखना, ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन डी और एन एफ, एन डी एन एफ के 0.3 है, इनके अलावा कितना है, 1। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं, ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन डी और एन एफ 0.35, बाकी सबका 1, पता चलो। तो सर 7 इंटू 0.35। ठीक है, अब क्या है, एन माइनस वन और ऑल, अब इसके अलावा बाकी सब काउंट कर लो यहाँ पे, रिमेनिंग ऑल, तो मैं यहाँ सिर्फ ऑल लिख देता हूँ, ऑल अदर, इसके अलावा बाकी सब, तो बाकी सब में ये बचे यहाँ पे 6 7 8, इधर ये 8 16 17 18, तो 18 इंटू 1, उसके अलावा बाकी सब काउंट कर लो। अब वो उसी सेल के हो के अंदर वाली सेल के सब, एन डी एन एफ के अलावा सब। ठीक है, 8 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। ठीक, अब बता दो कैलकुलेशन, तो 7 इंटू 0.35 कितना होता है, 7 5 जा 35, 3 बज गए, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, सही किया है। ठीक है, ये कितना है सर, ये तो 18, इनका टोटल करो जरा, 18 और ये 20.45, ये आ गया मेरा 20.45, सही लिखा है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना था, 28, निकल कितने पे था, 28, ये आ गया 20.45, करो माइनस कितना हुआ, तो सर 28 में से माइनस करो, तो सर ये आएगा अपने पास 7.55, तो निकल की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7.55, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है कैलकुलेशन में तो। चलो, बस हो गया आंसर अपना, ये आ गया जेड इफेक्टिव अपने पास निकल के लिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 7.35 टोटल सिग्मा, ये सिग्मा टोटल। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन तुम करो, सेम टू सेम, सिमिलर तरीके से, वो ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, कॉपर का, इसका, कॉपर का, ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा कॉपर का सुन लेना, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन ध्यान से रखना, एक्सेप्शन होता है ना, 4s1 3d, ध्यान रखना चीज़ का, तरीका वही लगाना है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने रिपेल कर रहे हैं वो काउंट करके। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिंक के लिए भी करो सेम टू सेम ऐसे, समझ गए। तो ये एस का, पी का हो गया, डी और एफ का सेम तरीके से अपन को सॉल्व करना है, समझ गए। अब क्या करें, अब आते हैं कंक्लूजन पे कि कैलकुलेशन मैंने क्यों सिखाई। ठीक है, तो तुमने टेबल बना दी होगी, टेबल तुमने बना दी होगी, निकल की वैल्यू आ रही है 4.05, अपन ने कितनी निकाली है, एक बार चेक कर लेते हैं, वेनेडियम है 3.30 जेड इफेक्टिव, वेनेडियम का है 3 अपन ने किसका निकाला था, बताना। अपन ने, ये तो है एन डी का, डी का नहीं, अपन निकाल लेते एस का, एस वाला क्वेश्चन का है, आ गया। हाँ, एस के इलेक्ट्रॉन पे वेनेडियम की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 3.30, वही है, वेनेडियम की वैल्यू 3.30। अब जरा वापस आते हैं इसके ऊपर, एस वाले इलेक्ट्रॉन पे कॉन्ट्रीब्यूशन वेनेडियम की 3.30, ठीक है। अच्छा निकल के देखना वैल्यू कितनी है, 4.05, कितनी, सर अभी आप पीछे आपने क्या निकाला देखना जरा, सर आपने निकाला वो तो आ रहा है 7.55, वहाँ आ रहा अलग,
ऐसा कैसे? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस पे निकाल रहे हैं अपन? 3D इलेक्ट्रॉन पे। और जो टेबल बनाई है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की है, एस के इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए अलग अलग ही आएगा। वापिस सुन लो। ये जो वैल्यू तुम्हारा जेड इफेक्टिव आया तुम्हारे पास निकल का, वो है 3D इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव। किस पे? 3D पे। और टेबल जो बना रखी है ये वाली, ये जितनी भी टेबल है वो सब के सब क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब एस के इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए है। समझ गए? लिथियम से लेके नियॉन तक हो या स्कैंडियम से जिंक तक हो, इनमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? एस इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एस के अंदर कितना लग रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसकी बात हो रही है। समझ गए? तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई गलत वलत नहीं, दोनों सही है। ये एस का, एस की टेबल है। तो तुमने अगर किया होगा चेक करो, क्या यही आ रहा है तुम्हारे भी? बोलो। और ये वाला होमवर्क दिया था मैंने तुम्हें भी, यही आ रहा है सेम? गुड। अब यहाँ पे काम की चीज़ क्या है वो समझना। स्लेटर रूल को पढ़ाने के पीछे का रीज़न क्या है, मुझे उस कंक्लूजन निकालना है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखना। तो सर 1.30, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, इन सब में कितना डिफरेंस है बताना। किन्हीं भी दो नंबर के बीच डिफरेंस कितना है जेड इफेक्टिव में? सर 1.30 और 1.95 में डिफरेंस है 0.65 का। इधर भी 0.65, 0.65, 0.65, सब में सेम है। इसका मतलब मैं लिथियम से मूव कर रहा हूँ नियॉन की तरफ। लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करने पे जेड इफेक्टिव 0.65 का डिफरेंस आ रहा है। और जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, 1.3 से बढ़ते 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 5.85। जेड इफेक्टिव करता है क्या? आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अगर अट्रैक्ट करने का फोर्स बढ़ रहा है तो ज़्यादा खींचेगा उसको, तो साइज क्या करेगा? छोटी करेगा। ये था मेन काम। लिख रखा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65। तो एट एटॉमिक साइज क्या हो रही है? डिक्रीजेज कंसिडरेबली। समझ गए? अब आते हैं अपन डी ब्लॉक के ऊपर। स्कैंडियम से लेके जिंक तक देखते हैं, वैल्यू 3 से लेके बढ़ रही है। इनमें डिफरेंस कितना है? सर ये 0.15 का, 0.15 का, या 0.15 नहीं, यह अलग है कि क्रोमियम एक्सेप्शन होता है। फिर यार डिफरेंस देखो, 0.15, 0.15, 0.15, कॉपर क्या 0.15 नहीं है, यह अलग आएगा। तो इसका मतलब इन जनरल डिफरेंस कितना है? 0.15 का है जेड इफेक्टिव का। इसका मतलब स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करने पे जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, भले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन जितना यहाँ बढ़ा उतना नहीं बढ़ा। सुन लो ध्यान से। जितना इंक्रीमेंट यहाँ पे आ रहा है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, उतना जेड इफेक्टिव इंक्रीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15। तो एटॉमिक साइज कम तो करेगा, लेकिन जो डिक्रीमेंट होगा वो कम कम होगा। डिक्रीमेंट इज वेरी, वो VERY, ठीक है, ठीक कर देना उसको। डिक्रीमेंट इज वेरी लेस। अब पॉइंट बस यही मेन काम का था, सुन लो। अगर एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लेफ्ट से राइट मूव करूंगा मैं, तो जो साइज में डिक्रीमेंट है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा। साइज में बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक। वही अगर मैं स्कैंडियम से मूव कर रहा जिंक की तरफ, तो जेड इफेक्टिव बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। अरे 0.15 से बढ़ रहा है हमेशा, तो कम बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जो डिक्रीमेंट आएगा वो भी कम आएगा। इसलिए जेड ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, एक पीरियड के एलिमेंट, उनमें एटॉमिक साइज का डिफरेंस बहुत कम रहता है। और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनमें साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। उसका रीजन था ये। इस रीजन की वजह से मैंने तुम्हें ये पूरी कैलकुलेशन बताई है। एग्जाम पॉइंट से बात करूँ तो कैलकुलेशन वाला पार्ट एग्जाम के अंदर कंसिडर नहीं होता, क्वेश्चन नहीं पूछते वो कभी कि स्लेटर उससे सिग्मा की वैल्यू फाइंड करो। बट ये वैल्यू से क्या होता है समझना इजी होता है, क्योंकि डायरेक्ट बोलता अगर मैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में साइज में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे साइज में डिफरेंस कम आ रहा है, तो डायरेक्ट समझ में नहीं आता। तो ये समझाने के लिए अपन ने सब कैलकुलेशन की है। अब इधर आते हैं। अगर मैं टॉप से बॉटम मूव करूँ किसी एक ग्रुप के अंदर, तो देखो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, 2.2, 2.2, 2.2, ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव किसी पीरियड के अंदर किसी ग्रुप के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है? तो ये तीनों कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं याद रखना है। आगे जब कल वाली क्लास में जब पढ़ेंगे अपन एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, तो वहाँ ये चीज़ें आएगी। ट्रेंड पढ़ेंगे तो हाँ यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन डिक्रीमेंट कम हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है। रीज़न जेड इफेक्टिव की वैल्यू का। समझ गए? तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव कैसे फाइंड करना है, क्या कंक्लूजन है, ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऊपर कि किस तरह से प्रॉपर्टी वेरी करती है। वो है अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है कौन कौन सी पढ़नी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे अपन,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ही बहुत सारी है। तो उन सब में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसको पढ़ना अपन को 1 by 1। ठीक है। तो पहला वर्ड से पीरियडिटी होता क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? रेगुलर अपग्रेडेशन, क्रमबद्ध तरीके से चेंज होना, बढ़ना वैल्यू। तो डिफाइन कर रखा है बहुत ही तरीके से, द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप में तो टॉप से बॉटम देखेंगे, और लेफ्ट टू राइट देखना है किसके अंदर? पीरियड के अंदर वो जो रेगुलर चेंज आ रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, उसको ही बोलते हैं अपन पीरियोडिसिटी। मतलब अगर एटॉमिक रेडियाई है तो लेफ्ट से राइट जाने पे ग्रेजुअल तरीके से कुछ चेंज हो रही होगी, अभी बड़ा कम हो रही होगी। ऐसे टॉप से बॉटम जाने पे ग्रेजुअल तरीके चेंज हो रही होगी, तो वो जो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं अपन? पीरियोडिसिटी। ठीक। दूसरा पॉइंट, किसी पीरियड की अगर बात करें अपन, तो जो अल्टीमेट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, वो हमेशा सेम रहती है। अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं किसी पीरियड के अंदर, तो आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगी? सेम। तो चेंज किस में आएगा? सिर्फ उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अगर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट में कितने होंगे? एक। बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने? 2। बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4। तो 3 4 ऐसे क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रुप की। इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अल्टीमेट सेल रिमेन्स सेम। अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूँ किसी भी ग्रुप के अंदर, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो सबके आउटर मोस्ट में एक ही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सबके आउटर मोस्ट में 2 ही है, तो वो सेम रहते हैं। बट क्या चेंज होता है? एन चेंज होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ सेल चेंज होती है इधर टॉप से बॉटम जाने पे। ठीक। अब बात आती है सर, ये जो प्रॉपर्टी आती है, ये जो पीरियडिसिटी आती है, रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टी का, कि एक टाइम के बाद प्रॉपर्टी वापस मैच करती है, रिपीट करती है, क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? तो वो रीजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करे, कौन सा वाला? आउटर मोस्ट का। तो 2 एलिमेंट लिए, अगर इन दोनों एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। लेकिन अगर इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यही इसका कॉज है। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका रीजन था। ठीक है। और रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल। दूसरा, अब ये रिपीट कब होता है? एक नंबर का ट्रेंड के बाद फॉलो करता है, जैसे 2 8 8 18 18 कल भी आया था, उसी के अकॉर्डिंग रिपीट करता है। इन नंबर को बोलते हैं मैजिक नंबर। मैजिक मतलब कोई जादू वादू नहीं हो रहा। ये नहीं कैसे कुछ गायब हो जाएगा, वो नहीं। मैजिक का मतलब कुछ टाइम के बाद में जो पहले प्रॉपर्टी थी वही वापस आ गई। प्रॉपर्टी जो एक एलिमेंट की थी उसके नीचे वालों की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? मैच हो रही है, तो वो इन नंबर के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। ठीक है। चले आगे। तो पीरियोडिसिटी वर्ड का मतलब बता दिया मैंने। किसी पीरियड में क्या चेंज होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ग्रुप में क्या चेंज होता है? नंबर ऑफ सेल। और पीरियोडिसिटी क्यों आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम आने की वजह से। कौन सा सेम? आउटर मोस्ट का, इसलिए प्रॉपर्टी मैच करती है। और किस नंबर के बाद आती है? 2 8 8 18 18 32, इसलिए इसको बोलते हैं कि अपन मैजिक नंबर। अब आते हैं अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका है नाम वैलेंसी। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी वर्ड तुमने पहले सुन रखा है अच्छे से, जानते हो अच्छे से क्या होता है वैलेंसी। इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं अपन? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। ये वर्ड डिराइव हो रखा था लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड, उसका नाम है वैलेंटिया। वैलेंटिया, वैलेंटाइन, कंबाइन, वैलेंटाइन कंबाइन, ऐसे कुछ है, वही है। विच मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इटालियन वर्ड वैलेंटिया से मिलके बना है, तुम्हारा वाला नहीं। ये वैलेंटिया यहाँ पे अलग है। वो जो तुम जो मनाते होंगे वैलेंटाइन डे, उसका रीज़न कुछ और है, मना किसी और तरह से रहे हो। तो दोनों चीज़ें बताऊंगा कभी कि वो एक्चुअल रीज़न क्या है वैलेंटाइन डे के पीछे का, हिस्ट्री बताएंगे फिर कभी। अभी पहले टॉपिक पे रहते हैं। तो वैलेंसी क्या थी? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है सर। अब इसको डिफाइन किया था, 2 तरह के कंसेप्ट चलते हैं। ओल्ड वाला कंसेप्ट भी अभी भी वैलिड है, कई कई जगह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी मेनली क्या पढ़ना है? न्यू कंसेप्ट। क्या है ओल्ड कंसेप्ट? ये दिया था फ्रैंकलैंड ने। ओल्ड कंसेप्ट को जो पहला तरीका डिफाइन किया था वो क्या था? विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 रखते हैं। इधर देखो, ये एक टेबल बना रखी है, उससे अपन समझते हैं।
तो अगर मुझे पता करना है किसी की वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन के बेस पे, तो क्या करना है मेरे को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या क्लोरीन के बेस पे डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम अटैच विथ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब सिंपल सा यह है कि किसी एक एलिमेंट से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, या फिर उस एक एलिमेंट से कितने क्लोरीन अटैच्ड है, उनका जो नंबर होगा वही होगी वैलेंसी। ठीक है। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है ग्रुप है, फिर एक ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 लिख रखा है। कुछ कंपाउंड लिखे जैसे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में NaH MgH2 AlH3 HIS4 PH3H2 बना रखा है। तो इस कंपाउंड के अंदर देखो यहाँ पे, इसमें सोडियम से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो सर सोडियम से एक अटैच्ड है, तो वैलेंसी कितनी आई, एक। इस कंपाउंड के अंदर देखो, इस कंपाउंड में मैग्नीशियम से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, सर दो, तो इसका मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आई, टू। इसके अंदर एक एल्यूमिनियम से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, सर तीन, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी। सेम, एक सिलिकॉन से कितने अटैच्ड है, चार, तो वैलेंसी कितनी, चार। मतलब किसी भी, सर यहाँ पे तीन है तो तीन आएगी, यहाँ पे एच कितनी, दो। मतलब किसी भी एलिमेंट से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, वो उसका क्या हो गया, वैलेंसी। सर क्लोरीन चेक करना हो तो एज इट इज सेम, सेम टू सेम क्लोरीन से देख लेते हैं। जैसे NaCl में कितने Cl है, सर एक Cl है, तो एक Na से एक Cl अटैच्ड है, वैलेंसी वन। एक Mg से दो Cl अटैच्ड है, वैलेंसी टू। एक एल्यूमिनियम से तीन Cl अटैच्ड है, वैलेंसी थ्री। एक सिलिकॉन से चार, तो चार, तीन, दो, एक। ठीक है। तो दो क्यों, एक ऑक्सीजन से दो Cl अटैच्ड है, एक Cl से एक ही Cl अटैच्ड है, तो वन। ठीक है। ये दोनों Cl दिख रहा हो, किसी एक को देखो, एक से कितना अटैच्ड है, दूसरा वाला एक, कि Cl की वैलेंसी भी कितनी, वन। समझ गए। अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो वैलेंसी वन टू थ्री फोर पहले बढ़ी, फिर वापस क्या होगी, कम। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेज अप टू फोर एंड देन अगेन डिक्रीजेज टू वन। समझ गए। तो क्या था कंसेप्ट, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट से कितने हाइड्रोजन या कितने क्लोरीन अटैच्ड है, उनका जो नंबर होगा वही क्या होगा, तुम्हारी वैलेंसी। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल क्लियर है ये लिख देना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, प्रॉपर तरीके से फोटो खींच लो, फिर अपन चलते आगे। अब एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वो भी ओल्ड कंसेप्ट का ही पार्ट है, ये भी है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर क्या है, इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस, टू से मल्टीप्लाई करना किसको, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को अटैच्ड विथ अ पर्टिकुलर एटम। मतलब किसी एक एटम से कितने ऑक्सीजन अटैच्ड है, उसका डबल। किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट से कितने ऑक्सीजन के एटम अटैच्ड है, उसका डबल कर दो, वो आएगा उसका वैलेंसी। ठीक। एग्जांपल देखते हैं, जैसे Na2O। Na2O के अंदर बताओ सर, दो सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना इसको। सर Na2 एक हो, इसका मतलब दो सोडियम से एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो सर एक सोडियम से कितना ऑक्सीजन होगा, तो जब दो पे एक है तो एक पे कितना होगा, आधा। आधे का डबल करो तो सर एक आ गया। समझ आया नहीं आया, वापस सुनना। इस फॉर्मूले को देखो जरा, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, सोडियम कितने, दो, तो दो Na जो है वो है एक ऑक्सीजन से अटैच्ड, यही तो है, दो सोडियम एक से अटैच्ड है, तो एक सोडियम कितने से अटैच्ड होगा, तो सर एक सोडियम होगा आधे ऑक्सीजन से। तो एक एलिमेंट से एक एटम से कितने अटैच है, उसका डबल, वन बाई टू का डबल, तो वन आया। ठीक। इधर देखते हैं, एक Mg से कितना वो अटैच्ड है, सर एक से एक, उसका डबल, तो दो आया। इधर देखते हैं Al2O3 को देखते हैं। Al2O3 में है दो एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम है, किससे अटैच्ड है, सर तीन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। दो एल्यूमिनियम तीन O से अटैच्ड है, तो एक एल्यूमिनियम किससे अटैच्ड होगा, एक एल्यूमिनियम, तो सर ये आएगा थ्री बाई टू ऑक्सीजन से। भाई दो से तीन है तो एक से कितना आएगा, थ्री बाई टू। एक से जितना अटैच्ड है उसका डबल, तो थ्री बाई टू का डबल मतलब थ्री। समझ गए। ऐसा U2 देखते हैं। सर एक सिलिकॉन से दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक से कितने, दो, उसका डबल, चार। इधर और देखो जरा, P2O5 देखो, P2O5 में क्या है, दो फॉस्फोरस है, कितने किससे अटैच्ड है, फाइव ऑक्सीजन से। इस फॉर्मूले में दो फॉस्फोरस फाइव ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो एक फॉस्फोरस किससे अटैच्ड होगा, सर एक होगा फाइव बाई टू से, एक से कितना है उसका डबल। ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका। ठीक है। तो अब मैं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर बात करूँ इस शॉर्ट पीरियड की, ग्रुप नंबर वन टू, ये ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 है, बट बात अभी हो रही है ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर लिखा हुआ है।
तो 1 से लेकर 7 तक क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। वही लाइन लिखी है, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इन अ शॉर्ट पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू, हाइड्रोजन में क्या हो रहा था 1 2 3 4, फिर 4 2 का 1, सॉरी 1 2 3 4, फिर 3 2 1। इधर क्या है 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ गए, ये भी क्या है, ओल्ड कंसेप्ट है। अब आते हैं न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो क्या है उसको समझते हैं। ये है अपना न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, ये जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसमें क्या है, ये पता करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ए टू फोर्थ है। फर्स्ट ए से फोर्थ है मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्टीन ग्रुप, फोर्टीन ग्रुप। ये वो पुराना नंबर लिखा है, आईपीसी का नहीं है। फर्स्ट ए से फोर्थ ए का मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्टीन और फोर्टीन। वहां पे तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट फिफ्थ ए से जीरो ग्रुप, मतलब कौन सा, ग्रुप नंबर 15 16 17 18। फिफ्थ ए से जीरो कौन से हो गए, ग्रुप नंबर 15 16 17 18। उनके लिए क्या है, इट इज नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब डायरेक्टली भी वही हो सकता है, और 8 में से माइनस करने के बाद आएगा वो भी वही हो सकता है। एग्जाम्पल लिख रखे समझते हैं इसको। जैसे ग्रुप नंबर लिखा 1 2, अब की बार लिखा आईपीसी नंबर 13 14 15 16। अब जरा बात करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ग्रुप में एक ही होता है, सेकंड ग्रुप में दो होते हैं, थर्टीन ग्रुप, बोरोन को समझो, बोरोन, बोरोन के आउटर उसमें कितने, तीन। बेरिलियम के, सॉरी उल्टा बोला क्या, सॉरी लिथियम यहाँ आ गया, हाँ ये बोरॉन यही है, ठीक है। फिर ये कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो आउटर मोस्ट में लिख दिया लाइन से इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 8 तक बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे वैलेंसी, वैलेंसी कितनी, 1 2 3 4, सब सेम टू सेम क्यों, ये ऊपर लिख रखा है, फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक सेम, 1 से लेके फोर्थ। फिर आगे फिफ्थ ए से लेके जीरो ग्रुप तक, मतलब ग्रुप नंबर 15 से क्या करना है, या तो वो का वो नंबर आएगा, या फिर और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 में से माइनस किया 3, 8 में से माइनस किया 2, फिर में से माइनस किया 1। तो इसका मतलब इस वाले ग्रुप की जो वैलेंसी 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इस वाले ग्रुप की वैलेंसी 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 17 ग्रुप की वैलेंसी 7 और 1। 18 ग्रुप की वैलेंसी या तो 8 हो सकती है या फिर जीरो, मोस्ट प्रोबेबली जीरो ही होती है। समझ गए। तो क्या था न्यू कंसेप्ट, क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे होता है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 14 है तो वो का वो नंबर, ग्रुप नंबर 15 16 17 18 है तो या तो वो का वो नंबर आएगा, या फिर 8 में से माइनस करके देख लो वो आएगा। अब क्या होता है, पहले वर्ड चलता था वैलेंसी, आजकल वर्ड यूज करते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर। इसको डिटेल में पढ़ना अपन को रेडॉक्स चैप्टर के अंदर, रेडॉक्स चैप्टर में अब पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या करना है, डायरेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, एन या फिर 8 माइनस इलेक्ट्रॉन। इधर तो क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे। अब ये दो टाइप की होती है वैलेंसी, एक तो होता है कोवैलेंसी, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितने भी जो कोवैलेंट कंपाउंड है उनके लिए वर्ड डिफाइन कर रखा अपन ने कोवैलेंसी, और जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनके लिए वर्ड डिफाइन कर रखा अपन ने इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझ गए। कोवैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म इन अ कोवैलेंट कंपाउंड। जितने कोवैलेंट बॉन्ड बने होंगे वही उसकी कोवैलेंसी है। और अगर ये आयनिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एलिमेंट इन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, गेन किए, वही होता है इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझ गए। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NiCO4। एक तो लिखना मेरे को कोवैलेंसी, एक लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो तुम्हें देखा है Na के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। Na के, ये CO क्या है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। Na का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में 4 बॉन्ड बना हुआ है, कितना, 4। तो कोवैलेंसी कितनी आई, 4। ठीक है। अब लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सुन लो, डिटेल में तो पढ़ेंगे अपन रेडॉक्स के अंदर, अभी आज जरूरत है उतना सुनो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट पे उसका रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, सब के सब आयनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट करने पे बॉन्ड को। मतलब इसमें निकल के ऊपर कितना चार्ज आएगा या आ सकता है, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, निकालना कैसे है, एक्स मान के, एक्स मान लो, किसको, जिसका फाइंड करना उसको।
ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ। जैसे मुझे निकल का फाइन करना है, तो निकल को मान लिया मैंने एक्स, ठीक, प्लस 4 इंटू ये है ब्रैकेट में सी ओ है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू कितनी, 0, इज इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है यहाँ पे कहीं प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इक्वल में भी कितना, 0, 0 से 0 मैं नहीं कटता, ये 0 आ गया, उधर भेज दिया 0, तो 0 में 0 कट गया क्या बचा, 0। मतलब बेसिकली तुम्हें देखना है कि निकल पे कितना चार्ज है या आ सकता है, ठीक है? और एग्जांपल देखो, चिंता मत करो, बता रहा हूँ। जैसे ये वाला कंपाउंड लिखा है, इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, कोवैलेंसी फाइंड करनी है Fe की। तो ये देखो कि इस कंपाउंड के अंदर Fe ने इस साइनाइड से कितने बॉन्ड बनाए हैं। Cn क्या है, साइनाइड, CO क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn क्या है, साइनाइड, और साइनाइड के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो सर Fe ने बनाए 6 बॉन्ड, कितने, 6 बॉन्ड, तो इसका मतलब कोवैलेंसी कितनी, 6। जितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है वही उसकी क्या होती है, कोवैलेंसी। सर ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, एक्स मान के, अरे एक्स को याद करो, बन जाएगा। Fe का फाइंड करना है, Fe को माने क्या मान लिया, एक्स, ठीक, प्लस 6 इंटू इस Cn पे चार्ज कितना है सर, Cn पे आता -1, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू, क्या ऊपर चार्ज दिख रहा है, हाँ सर याद दिख रहा है मेरे को, कितना, -4। तो सर उसको उधर भेजो जरा, तो एक्स की वैल्यू आ गई, ये हो गया -6, उधर चला गया +6, +6 -4, दैट विल बी 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे, 2। क्लियर है इतना, जिसका फाइंड करना उसको एक्स मान लो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टॉपिक वैसे रेडॉक्स का है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है। रेडॉक्स में पूरा बताऊंगा डिटेल में, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जिसका निकालना उसको एक्स माना, 6 ये वाला नंबर, इसका चार्ज लिख दिया ऊपर मैंने -1 इज इक्वल टू जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ लिख दिया, बाकी सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, एक दो और करते हैं। CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 में क्या चाहिए, कोवैलेंसी चाहिए मुझे कार्बन की। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो 4 बनाए हैं, तो कोवैलेंसी कितनी, तो 4, दैट्स इट, इट्स सो इजी। सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सर कैसे निकालेंगे, एक्स मान लो, मानो एक्स, या करो किधर करूँ, इधर कर देते हैं। तो कार्बन क्या मानना है, एक्स, प्लस 4 इंटू के ऊपर चार्ज कितना आता है, क्लोरीन पे चार्ज -1 इज इक्वल टू, क्या ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इक्वल में कितना, 0, उधर भेजो इसको, तो एक्स कितना आएगा, 4, एक्स कितना, 4। सर यहाँ पे सेम सेम आ गया, हाँ आ सकता है, कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ सकता है। पीछे देखना जरा, पीछे देखो पीछे, सर अलग अलग है, सर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सेम है। तो डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि ये सेम ही आएगा या अलग ही आएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेम आ भी सकता है अलग भी आ सकता है, रटना अपने को नहीं है। अपन तो एक्स मान लेंगे, ठीक है, उससे अपना आंसर आ जाएगा। सर फॉस्फोरस का बताओ कोवैलेंसी। तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड कुछ का तुम्हें स्ट्रक्चर जब याद होगा तो उससे आंसर मिलेगा। जैसे फॉस्फोरस का जो P4 है वो ऐसे बनता है, इस तरह से। ये वाला फॉस्फोरस एक हिस्से का टेस्ट है, एक हिस्से, एक हिस्से, तो किसी भी एक फॉस्फोरस को देखो वो 3 जगह से अटैच्ड है, 3 जगह बॉन्ड बनाए। पहले इसको देख लो, ये भी कितने से बॉन्ड बनाया, 3। तो जितने बॉन्ड बना रहा है, जितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी होगी कोवैलेंसी, कितनी आएगी, 3। कितनी कोवैलेंसी, 3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस सर कैसे फाइंड करें, एक्स मान लो, तो सर ये 4 इंटू एक्स। सर और तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, नहीं सर, तो सर 4 को नीचे भेजो, 0/4, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया फॉस्फोरस का यहाँ पे, 0। कोवैलेंसी कितनी है, 3। कोवैलेंसी मतलब टोटल कितने बॉन्ड कोवैलेंटली बॉन्डेड है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या, रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज कितना है या कितना आ सकता है, वो होता है 0। समझ गए। अब ऐसे एक दो क्वेश्चन तुम कर लो जरा, तुम्हें भी तो करने पड़ेंगे, ये तो मैंने बताया। ये वाला तुम करो, सल्फर के लिए। इस सल्फर का क्राउन स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो, फिर कर दो। जैसे एक और लिखते, ये है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला बता दोगे, ये मैं कर लेता हूँ, वो तुम कर लेना, ठीक है। दोनों आयनिक कंपाउंड है, दोनों कौन से आयनिक कंपाउंड। जैसे Al2SO पर होल थ्राइस है, एल्यूमिनियम सल्फेट। इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखनी है मुझे एल्यूमिनियम की, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है एल्यूमिनियम का। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बताई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। तो एल्यूमिनियम ने ये जो बॉन्ड बनाया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए होंगे, जरा देखो जरा। तो सर ये जो है वो ऐसा होता है, एक तो होता है Al पे आता है +3, और SO4 पे क्या आता है
-2, यही तो होता है आयनिक कंपाउंड में, कैटायन आनायन। तो बताओ एल्यूमिनियम को Al+3 में जाने के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 3। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आ गई 3। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज? सर पहले से दिख रहा है रियल चार्ज है, तो 3 का 3 ही आएगा। पर एल्यूमिनियम पे 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। सर नहीं, हमको तो एक्स से बताओ आप, मज़ा आता है उसे सर। एक्स से बताओ, एक्स रख के। हाँ ना, चलो कर लेते हैं। इधर देखो, एल्यूमिनियम का फाइंड करना है, कितना माने? हाँ, वही सर एक्स। तो 2 × एक्स क्या करता हूँ मैं? 2 × एक्स, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे, प्लस 3 × ये पूरा जो सल्फेट है, ये पूरा, इस पूरे सल्फेट पे कितना आता? -2। अरे पूरे सल्फेट में मिला के -2 है, तो मैं पूरे एक साथ लिख दिया -2 इज इक्वल टू, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर, तो 0। कितना आया ये बताओ? सर ये है 2x, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। तो सर x की वैल्यू आ गई, वही तो लिखा मैंने यहाँ पे 3। तो डायरेक्ट दिख भी रहा था। नहीं हो तो तुम्हें अगर x वाला तरीका पसंद आ रहा है तो x से कर लो, मुझे क्या। इधर जरा बताओ, मैं ही कर लेता हूँ, इतना सब मैंने ही किया था, एक और मैं ही कर लेता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। MgCl2 को पता तोड़ के लिखो, क्या लिखूँ मैं? Mg+2 और Cl-1। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किए? सर 2। तो 2 यहाँ रख दो। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किए? सर 1। तो 1 रख दो। सर माइनस नहीं आएगा क्या? नहीं, ये एक नंबर होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या एक नंबर है, नंबर के आगे प्लस माइनस अपन नहीं लगाते। वैलेंसी हो, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो या कोवैलेंसी, कैसा भी वर्ड हो, इसके आगे अपन प्लस माइनस कुछ लगाएंगे, सिर्फ एक नंबर है। लेकिन 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 ऑक्सीडेशन नंबर के आगे अपन साइन लगाते हैं, समझ गए? ऑक्सीडेशन नंबर के आगे साइन लगाना है, लेकिन वैलेंसी, कोवैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी, इन तीनों के आगे साइन नहीं आएगा, सिर्फ एक नंबर आएगा, समझ गए? लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अगर है, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखना होता है, या पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव ही रहने दिया। पीछे वाले में कि नेगेटिव दिखा क्या किसी में? +4 ही था ये तो कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे। ये 0 था, कन्फ्यूजन नहीं है। इधर भी ये किस में आया था? प्लस में आया था, ये भी प्लस में आया था, 0 था। ठीक है, तो मतलब कन्फ्यूजन यहाँ पे अपने को नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाता तो नेगेटिव लिख देते अपन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपने पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे फाइंड करना है, आयनिक के लिए, कोवैलेंट के लिए, सब टाइप का डिटेल तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ लिया। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। अपन फिर मिलते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ में, और पढ़ते रहना अच्छे से। ओके बाय, राधे राधे।